वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। और निश्चित तौर पर यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महासंग्राम वीडियो का मतलब होता है रिवीजन क्लास आपका, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस के बारे में छोटी छोटी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आप पूरे के पूरे सिलेबस को मात्र एक वीडियो में कवर कर सकें। ओके, मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और ये इतिहास जो आपको पढ़ना है, खास करके आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके खास करके एडमिट कार्ड में केवल इतिहास लिखा हुआ है, या जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो केवल इतिहास अगर लिखा है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, तो आपको यही वाला सिलेबस पढ़ना है। और जिनका एंशियंट हिस्ट्री है उसका अलग मैंने बना दिया है, तो उसका अलग मैं बना दूंगा आने वाले समय में, जल्दी उसका बना दूंगा। और ये केवल हिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका केवल इतिहास है, यानी आप बोले तो मध्यकालीन इतिहास जिसको पहले आप बोलते थे, लेकिन अब मध्यकालीन इतिहास नहीं रह गया है, अब आपको केवल इतिहास लिखा हुआ मिलेगा। तो इतिहास में हमको पढ़ना है क्या, मैंने मध्यकालीन इतिहास इसलिए लिख दे चूंकि आप लोग मध्यकालीन इतिहास से परिचित ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा इस इतिहास के अंतर्गत। फर्स्ट सेमेस्टर में शुरुआत से इतिहास से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हमने पढ़ा था। वैसे पूरा पाषाण काल से लेकर के मैंने सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक युग होते हुए 1206 ईस्वी तक पढ़ लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर में हमने 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक मैंने पढ़ लिया था। कब तक, सॉरी 1757 ईस्वी तक, यानी जब तक प्लासी का प्रथम युद्ध होता है 1757 ईस्वी तक 1206 ईस्वी से। चूंकि 1206 ईस्वी में आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की नींव रख जाती 1206 में। और 1757 ईस्वी में क्या होता है, प्लासी के युद्ध के साथ आप देखते हैं मुगल साम्राज्य होता है वो ढह जाता है एकदम से। तो यहाँ तक आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। 1206 से मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है। उसके अंदर 1526 में जब इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, बाबर आता है, तो खास करके 1526 ईस्वी में जब पराजित होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से, तो फिर मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है, यानी कि मुगल सत्ता यहाँ पर भारत में आ जाती है। और मुगल एम्पायर जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है 1526 से। 1526 से लेकर के 1757 तक आते आते आप देखते हैं मुगल एम्पायर जो है लगभग ढह जाता है। और 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था ऑलरेडी। अब हमको 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, खास करके 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 के कालखंड में, यानी लगभग और लगभग आप देखेंगे इन 2 वर्षों में क्या क्या चीज़ें हुई 1757 से लेकर के 1950 के बीच में, ठीक है। लगभग 200 सालों का एक प्रकार से ये इतिहास आपको पढ़ना है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं भाई कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, और महासंग्राम वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। परीक्षा से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना 2 से 3 बार। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार से मैंने प्रश्नों को रखा है ताकि आपको आसानी से हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है कि भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में। तो डेनिश की बात किया तो खास करके 1600, चूंकि आप देखते हैं भारत में शुरुआत से ही लेकर के जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वहाँ पे आप देखते हैं डेनिश आते हैं। खास करके आप देखते हैं डेनिश हो गए, ठीक है, और भी तमाम सारे लोग आते हैं। और उसमें आप देखते हैं जो आता है खास करके फ्रांसीसी आते हैं, तुर्क आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं वो भी आते हैं, क्या नाम है उनका, खास करके तुर्क कहना मतलब तुर्क नहीं, जो है डच आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी आती है और इंग्लैंड की कंपनी आती है। ये सब आते हैं और एक प्रकार से भारत में शासन करते हैं, ठीक है। पुर्तगाली भारत में आए, डच आए, ठीक है। तो कई सारे लोग आए और उन्होंने एक प्रकार से अपनी अपनी कंपनी लेकर के व्यापार के उद्देश्य से भारत में पहले आते हैं और धीरे धीरे करके अपनी शक्ति को यहाँ पर जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम समझने का प्रयास करते हैं भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में। देखिए 1616 ईस्वी में अंग्रेजों के पश्चात डेनिश भारत में आते हैं। अंग्रेजों के बाद में 1616 ईस्वी में अंग्रेजों के बाद में डेनिश जो है वो भारत में आते हैं, ठीक है। 1620 ईस्वी में ट्रांक यूबर यानी तंजौर जिला जो पड़ता है उसमें इन लोगों ने यानी डेनिशों ने क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। कब स्थापित करी थी, तो ऑब्जेक्टिव वालों यहाँ से ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। जो है आपसे पूछेगा डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई भाई,
तो आप बताएंगे कब हुई भाई? 1620 ईस्वी में कहाँ पर हुई? जो है ट्रांग की यूबर में हुई, ठीक है, यानी तंजौर जिले में हुई। ओके, पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। ओके, और 1676 ईस्वी में सीरमपुर यानी बंगाल में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं डेनिस लोग। और धीरे धीरे समय बीतता है, यानी कालांतर में डेनिस कंपनी जो होती है भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी ओर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध उस समय प्रारंभ हो चुके थे भारत में। क्योंकि आप देखते हैं, चाहे यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोप में भी उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहे थे। और चूंकि यूरोपीय कंट्रीज दोनों हैं, चाहे यूरोप की मतलब इंग्लैंड की बात की जाए तो वो भी, और फ्रांस की बात की जाए वो भी, तो दोनों की कंपनियां चूंकि भारत में थी और दोनों एक प्रकार से कंपटीटर थे, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, यानी कि यूरोप में भी और एशिया के भारत देश में भी आप देखते हैं इनकी कंपनी थी। अब अगर मान लेते हैं कि जो है 2 कंपनियां रहेंगी या 3 कंपनियां रहेंगी तो फिर क्या होगा? मनमाना लोग नहीं कर पाएंगे, बाजार पर एकाधिकार नहीं हो पाएगा। और जब बाजार पर एकाधिकार नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत की बात है, उतना ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएंगे जितना लाभ कोई व्यक्ति सोच करके आता है। जब एक ही दुकान आपके गांव में होती है तो दुकानदार जैसे मन मर्जी होता है आपको सौदा बेचता है, ठीक है। चूंकि अगर आपकी गर्ज है तो आप लेंगे, नहीं गर्ज है तो आप क्या करोगे भाई? वैसे तो रह नहीं सकते, तो लेना पड़ेगा। तो ये होता है। तो कुल मिलाकर के जब फ्रांसीसी लोग सोच रहे थे कि हमारा एक कद तो हो जाए, हमारा पूर्ण अधिकार हो जाए, और फ्रांसीसी लोग सोच रहे थे हमारा हो जाए, और इंग्लैंड के लोग सोच रहे थे हमारा हो जाए, यानी इन्हीं को लेकर के दोनों में संघर्ष हो रहा था। और इधर बीच बीच में क्या हो रहा था, कुछ इंग्लैंड के जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग भारतीय राजाओं से मिल जाते थे। तो और कुछ लोग जो है जो फ्रांस के थे वो भी राजाओं से मिल जाते थे भारत के, और आपस में आप देखते हैं भारतीय राजाओं की सहायता फ्रांस लेते थे। तो कुछ उनके तरफ कुछ इनकी तरफ, इस प्रकार से युद्ध हुआ करते थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड की जो कंपनियां आई थी उनके बीच में युद्ध भी चल रहे थे। और यहाँ विकास की अधिक संभावनाएं नहीं लग रही थी डेनिस कंपनी को। खासकर डेनिसों को ऐसा लगा कि चूंकि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इनके आगे हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन चलेगी। तो एक प्रकार से क्या किया इन लोगों ने, जो है डेनिसों ने किया, 1845 ईस्वी में आते आते डेनिस कंपनी ने अपनी समस्त जो एक प्रकार से उसकी संपत्ति थी डेनिसों की, उन्होंने क्या कर दी, अंग्रेजों को बेच दी, और बेच करके यहाँ से चले जाते हैं। तो डेनिस का काम खत्म हो जाता है 1845 में। केवल लास्ट में आते आते आप देखते पुर्तगाली तो वैसे आते गए, निकल गए, ठीक है, डेनिस इस प्रकार से गए। और फ्रांस, और अगर बात की जाए डच की, तो फ्रांस और खास करके ये जो रहे हैं क्या बोलते हैं इंग्लैंड, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है और लास्ट तक ये रहते हैं। फिर क्या होता है कि जो है आप देखते प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद में और तमाम सारे युद्ध होते हैं। और उन युद्धों के माध्यम से आप देखते हैं कि इंग्लैंड की जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हावी हो जाती है उसके फ्रांस के ऊपर, और एक प्रकार से फ्रांस की कंपनी यहाँ से चली जाती है, और इस प्रकार से पूर्ण एकाधिकार हो जाता है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इस प्रकार से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करना प्रारंभ कर देती है, और धीरे धीरे करके वह भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपने जो है एक प्रकार से जो वो होता है क्या बोलते हैं हथियाना होता है जिसको बोलते हैं, तो वो हथियाना शुरू कर देती। पहले बैठने की स्थान हेरा, खड़े होने का पहले, फिर बैठा, फिर बैठने के बाद में लेट गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इंग्लैंड की कंपनी भारत में लास्ट में रह जाती। तो इस प्रकार से कंपनियों के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आप देखें, जो है प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगालियों का था कि चूंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे। वास्को डिगामा जो था वो कालीकट के राजा थे उस समय। जमोरिन वहाँ पर पहुंचा और जमोरिन ने स्वागत भी किया था वास्को डिगामा का, और तटीय क्षेत्रों के हिंदू सरदारों से ही प्रोत्साहन व सहयोग प्राप्त हुआ था वास्को डिगामा को। और 3 महीने के बाद में आप देखते हैं कि भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ वास्को डिगामा जब पुर्तगाल वापस जाता है, तो एक प्रकार से आप देखते हैं जमोरियन और उसके सरदारों ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अरब यात्रियों ने अरबों को परास्त करके उसका विरोध किया और व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करी, और इस व्यापार पर उनका एकाधिकार था, और वो आप देखते हैं कि इस एकाधिकार को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने अरब को परास्त करके यह एकाधिकार उनसे छीन लिया, और अरब सागर पर पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित हो जाती है। और पुर्तगाली शक्ति के कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि मालाबार के तट पर छोटे छोटे सरदार थे जिनमें पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष था, और पुर्तगालियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और भारत में व्यापार करने के लिए वो एक प्रकार से एक राह खुल गई उनके लिए। दूसरी बात यह थी कि जो भारत की अनुपजाऊ क्षेत्र था, वहाँ यहाँ के निवासियों के लिए जीविका का कोई वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध नहीं था। और जब वास्को डिगामा या फिर
पुर्तगाली लोग आते थे व्यापार को लेकर के, तो चूंकि व्यापार पर ही निर्भर रहते हैं, जहाँ की मिट्टी उर्वर नहीं होती वो लोग, तो एक प्रकार से पुर्तगालियों को उनका सहयोग मिल जाता था। जो लोग एक प्रकार से जिन क्षेत्रों में मिट्टी उर्वर नहीं है, तो वो लोग सहयोग कर देते थे कि भाई व्यापारी लोग आएंगे तो हमारा मुनाफा होगा। तीसरी बात ये थी कि मालाबार जो तट है उस पर कोई शक्तिशाली राज्य था भी नहीं, और जो पुर्तगालियों का विरोध कर सकता, अगर कोई होता तो पुर्तगालियों का विरोध करता, जब कोई था ही नहीं तो कौन पुर्तगालियों का विरोध करेगा। और इस प्रकार से क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने अपने सैनिक को मतलब सैनिक शक्ति को भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और नाविक केंद्र भी स्थापित कर लिया। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि पुर्तगाली नाविक शक्ति निर्णायक सिद्ध होती है। उनके जहाज आप देखते हैं कि लगातार आते रहते हैं और शक्तिशाली तोपों का निर्माण कर लिया, और अरबों की नाविक शक्ति को नष्ट कर आप देखते हैं अरब सागर पर अपना पूर्ण एकाधिकार कर लेते पुर्तगाली लोग। इस प्रकार से पुर्तगाली जो है पुर्तगालियों के जो गवर्नर हुआ करते थे वो योग्य व्यक्ति हुआ करते थे, और जिसमें आप देखते हैं संगठित करने की पावर होती थी सभी लोगों को मैनेज करने की। और इस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत पर शासन किया। और आप देखते हैं कि जो है डच, अंग्रेज, फ्रेंच तमाम प्रकार के बाद में आते गए, और इस प्रकार से भारत में व्यापारिक शक्ति आती गई। आगे बढ़ते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है भाई, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद की आप जब पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा कोई ऐसा देश या कोई ऐसा राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र, देश और राज्य दोनों सभी का मतलब यहाँ पर एक ही तात्पर्य ले सकते हो, ठीक है। राज्य का मतलब जब भी आपको पढ़ाने में बोला जाए, खास करके हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में, तो उसका संदर्भ आप देश से लिया करिए, ठीक है। तो किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा, यानी कि कोई ऐसा देश जो कि पावरफुल है, किसमें, समृद्ध है, हर क्षेत्र में शक्तिशाली भी है, धन में भी समृद्ध है और शक्तिशाली है। किस दृष्टि से भाई, शक्तिशाली है, पावर भी है उसके पास और मनी भी है, दोनों है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो राज्य जिसके पास पावर भी है और मनी भी है, वो अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए, वो अपने आप को और समृद्ध और शक्तिशाली करने के लिए, जो कोई निर्बल जो है होता है, जिसके पास कोई निर्बल शासक है, यानी जिसके पास पावर नहीं है लेकिन उसके पास समृद्धि है, थोड़ी बहुत समृद्धि, मतलब उसके पास प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण कोई राष्ट्र है, छोटा राष्ट्र है, निर्बल राष्ट्र है, उस पर कोई बड़ा राष्ट्र या धनी राष्ट्र या पावरफुल राष्ट्र जो होता है, वो क्या करता है, विभिन्न संसाधनों की शक्ति के बल पर अपने मतलब उस देश पर अपना एक प्रकार से अपना तो जमाने का प्रयास करता है। जैसे आप देखते हैं चाइना, आप देखते हैं जैसे कि तिब्बत पर हो गया, ठीक है, अलग अलग देशों पर, चाइना एक प्रकार, ताइवान, तो आप देखते हैं चाइना लगातार इन सभी पर क्या करना, अपना एक अधिकार जमाना चाहता है छोटे राज्यों पर, ठीक है, आए दिनों भूटान वगैरह पर, ठीक है। ये तो जब छोटे राज्यों पर कोई बड़ा राज्य जो होता है वो अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है, उन वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को अपने हित में साधने का प्रयास करता है, तो वो उपनिवेशवाद होता है। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता शक्तिशाली जो विदेशी राष्ट्र है उसके द्वारा शासित होती है, यानी कोई जो छोटा राज्य होता है जिस पर बाहरी यानी कोई पावरफुल शक्ति शासन कर रही होती है, तो उसके अंडर में सारा राजनीतिक नियम कायदा भी चलता है। वस्तुतः किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। आप देखते हैं भारत भी एक समय उपनिवेशवाद के चंगुल में जकड़ा हुआ था। ये भारत में जो इंग्लैंड था ये अपने हितों को साधने के लिए ही तो भारत में आया था। इंग्लैंड हुआ, आप देखते हैं ये उपनिवेशवाद के ही चंगुल में जकड़ा था भारत को खास करके, और विश्व के कई सारे तमाम बड़े देशों को चंगुल में अपने जकड़ा था इंग्लैंड ने। उपनिवेशवाद, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं, क्योंकि उस समय उसके पास पावर थी और पावर और बुद्धि के प्रयोग करके उसने, छोटा सा राज्य है लेकिन पावर और बुद्धि के दम पर, समृद्धि के दम पर उसने क्या किया, यहाँ पर आकर के फूट डालो राज करो की नीति, आपस में राजाओं को लड़ा करके और यहाँ पर क्या कर लिया, उपनिवेशवाद स्थापित कर दिया। और यहाँ का शासन किसके, चूंकि चाहे भारत शासन अधिनियम 1909 का हो, 1919 का हो या 1935 का हो, या इससे पहले के जितने भी चार्टर अधिनियम आते थे वो सारे के सारे इंग्लैंड के लोग ही तो बनाते थे। आप देखते हैं 1857 ईस्वी के बाद में जब क्रांति होती है तो 1858 ईस्वी का अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है और वहाँ से बन करके आता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी, अब भारत पर शासन मुख्य रूप से कौन करेगा, अब भारत का जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन करेगा, यानी ब्रिटिश ताज करेगा। अब ये सोचो, इस प्रकार से चीज़ें की जा रही थी, यानी कि सीधे सीधे पहले तो कंपनियां आई और कंपनियों के बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ, कंपनियों के बाद में धीरे धीरे करके वहाँ की जो, जहाँ से कंपनी आई थी यानी इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय नियम बन रहे कि भारत में क्या होना चाहिए। तो ये है आपका उपनिवेशवाद। क्लियर। तीसरा नंबर प्रश्न तो आपसे पूछेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे।
तीसरा नंबर प्रश्न है आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन मतलब है बंग भंग। बंग भंग आपने नाम सुना होगा बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन चूंकि आप देखते हैं जो बांग्लादेश आज का है वो, और आज जो आपका पश्चिम बंगाल अपना जो राज्य है वो सब एक में ही मतलब एक ही थे पहले, ठीक है। चूंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था उस समय बंग भंग हुआ था, तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान एक था और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है ये कौन सा है भाई? पूर्वी पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान था, और मतलब पाकिस्तान बना, और जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है बांग्लादेश को आज़ाद किया गया पाकिस्तान के चंगुल से। तो ये देखिए, तो पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारत के ही हिस्सा थे, ठीक है, अखंड भारत था। उससे पहले आप देखते हैं अफगानिस्तान और तिब्बत और एक प्रकार से सारे, अब यहाँ पर मलेशिया तक जो है अपना शासन था, आधा रूस तक था। लेकिन हालांकि चलेंगे, तो यहाँ पर मैं बंगाल विभाजन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बंगाल चूंकि बड़ा था, हिंदू और मुस्लिम दो इलाके थे इसमें, तो हिंदू मुस्लिम इलाकों को यानी धर्म के आधार पर आप देखेंगे बंगाल को एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। तो ये पूर्वी बंगाल उधर का, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांट दिया गया। और इस प्रकार से क्या हुआ भाई, इस प्रकार से क्या हुआ, तो समझने का प्रयास करते हैं हम बंगाल विभाजन को। ओके देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक प्रकार से खास करके जो एकता थी उनकी, उस एकता को भंग करने के लिए अंग्रेजों का एक प्रयास था। तो लॉर्ड कर्जन, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया और वहाँ की जनता में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाओं को देख करके बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। आप देखते हैं बंगाल में ही आप देखते हैं शिक्षा का उदय, साहित्य और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उस समय बंगाल से आप देखते हैं हो रहा था। तो बंगाल एक प्रकार से सजग था। बंगाल में राष्ट्रवाद खास करके भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा पहले आया, यानी भारत में जो अन्य राज्य थे उनसे पहले बंगाल में राष्ट्रवादी भावना उठी, ठीक है। तो उस सभी चीज़ों को देख करके लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल की विभाजन करने की योजना बना ली कि अगर इसको हम बांट देंगे तो फिर एक प्रकार से इससे क्या हो जाएगा, मत जो एक है वो मत एक नहीं हो पाएगा, यानी कि जो एकता है वो भंग हो जाएगी। और अगर भारत में शासन करना है कुछ समय तक तो खास करके उसके लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दो, यानी हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे तो क्या होगा कि अब एकता रह नहीं जाएगी। तो एक प्रकार से क्या होगा, फिर हम यहाँ पर अपना शासन कर लेंगे, यानी कि दो बंदरों को लड़ा करके बिल्ली जो होगी वो रोटी खा जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ नीति को अपनाने का काम इन लोगों ने करने का प्रयास किया और इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया तथा वहाँ के मुसलमानों को समझाया। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू व मुसलमानों में फूट डालना था, साथ ही बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना भी था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस योजना को लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन को बंग भंग का जो ये था 16 अक्टूबर 1950 मतलब 1905 ईस्वी को इस योजना को क्या कर दिया गया भाई, लागू कर दिया गया। और इस विभाजन का विरोध हुआ तो 1911 ईस्वी में क्या किया, इस विभाजन को वापस ले लिया गया, चूँकि इस पर विद्रोह भी हुआ था। बंगाल विभाजन का बहुत ज़्यादा विरोध होता, पुरजोर विरोध हुआ था। तो इस विरोध के कारण से क्या कर लिया, 1911 ईस्वी में आप देखते हैं जॉर्ज पंचम का भी दौरा होता है, भारत आते हैं और उसी समय आप देखते हैं ये वापस हो जाता है बंगाल विभाजन, चूँकि जनता नाखुश थी इस चीज़ों से। आगे बढ़ते, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या ये भी आपका महासंग्राम का चौथा प्रश्न है। 1919 का अधिनियम, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1919 का अधिनियम, 1919 का देखें, आप देखते हैं हर 10 सालों पर 1909 में हुआ, 1919, 1935, इन सब में आप देखते हैं कि ये कुछ समय के बाद में इंग्लैंड की संसद से 1858 ईस्वी के बाद से आप देखते हैं कि नियम आते थे भारत में शासन चलाने के लिए, खास करके नियम आया करते थे। तो उसी नियम को एक प्रकार से अधिनियम होता थे, तो एक प्रकार से आते थे हर समय को लेकर के कुछ जो है अधिनियम आते 10-10 सालों पर आए हैं, ठीक है, और कुछ में और भी अंतराल आप देख सकते हैं। चलें, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा प्रश्न पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 1919 का जो आपका भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई।
इसके साथ ही आंशिक उत्तरदायित्व तथा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और अनेक मतलब उदारवादी जो कांग्रेस नेता हैं, उन उदारवादी कांग्रेस नेताओं ने इसमें प्रथम विश्व युद्ध में सरकार का साथ देने का पुरस्कार माना और उससे असंतुष्ट हुए। किंतु कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इसको मतलब इनको अपर्याप्त, निराशाजनक और कूटनीतिपूर्ण ही बताया, मतलब 1919 के अधिनियम को, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेस में तथा खास करके हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने का प्रयास किया गया। कांग्रेस में भी फूट डालने का प्रयास किया गया। आप देखते हैं कांग्रेस में भी जो है आप देखते हैं कि उसमें भी ये फूट डालने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस जो पार्टी थी भारत की खास करके, उसमें फूट डालने का प्रयास नहीं किया गया, उसमें भी फूट डालने का पूरा प्रयास किया गया, ठीक है, लेकिन उसमें सफल ना हो पाए ये लोग। और इसीलिए इन लोगों ने क्या किया भाई, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 1919 का अधिनियम लाया और उसके तहत इन लोगों ने सोचा कि हिंदू मुसलमानों में फूट डालो, या फिर ये जो इनका एक प्रकार से कांग्रेस है, यानी ऐसी संस्था है जो कि जो है चाहे आंदोलन करती हो, चाहे पुरजोर तरीके से जो है भारतीयों की बात रखती हो हमारे समक्ष, उनमें भी फूट डाल दिया है ताकि सभी सहमत ना हो किसी मुद्दे को लेकर के। तो ये 1919 का अधिनियम था। पांचवा प्रश्न आप देखिए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है खास करके आज़ादी में। ये भी जैसे कांग्रेस एक पार्टी थी, वैसे मुस्लिम लीग भी पार्टी थी। तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बरक उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। और आगा खां और ढाका के नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क, उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। और इसमें मुस्लिम जमींदार और उच्च वर्ग का जो सहयोग होता है वो मिलता है। मुस्लिम अधिकारियों की सुरक्षा करना और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना इस जो है लीग का प्रमुख उद्देश्य था, मुस्लिम लीग का। और बाद में आप देखते हैं जिन्ना वगैरह आते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसका भी योगदान रहा है खास करके भारतीय जो है आज़ादी में, लेकिन भारत के टुकड़े करने में ज़्यादा योगदान रहा मुस्लिम लीग का। ये हमेशा से एक प्रकार से आप देखते हैं जब से बनी तब से आप देखते हैं 1930 से ही आप देखते हैं मंशा बन चुकी थी कि भाई अपने को अलग हो जाना है, मुस्लिम देश अलग ही लेना है। ये मंशा हो चुकी थी 1930 तक आते आते एकदम से फाइनल हो चुका था कि भाई ये मंशा लोगों को पता चल गई थी कि भाई बंटवारा तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपका थी मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न आपसे देखेंगे, छठवां नंबर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 6 महालवाड़ी व्यवस्था को लेकर के एग्जाम में प्रश्न हमेशा आता है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या करते थे भाई, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व, भू राजस्व माने होता है जो भूमि कर होता है उसी को, तो भू राजस्व के प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया। और इसमें गांव का मुखिया या भूपति जो होता था वो गांव के सभी जो किसान होते थे, कृषक होते थे, उनसे भू राजस्व की निर्धारित रकम वसूल करके कोष में जमा करता था। क्योंकि उस समय मान लेते हैं जो भू राजस्व होता था, तो मान लेते जिसका खेत है उससे नहीं सरकार डायरेक्ट लेती थी। क्या करते थे भाई, सरकार के लोग जो हुआ करते थे वो लोग करते थे कि भाई गांव का एक मुखिया या फिर जो जमींदार होते थे उन पर जिम्मा सौंप दिया जाता था कि भाई तुम जो है जो गांव अपने अपने गांव का सभी मुखिया जो होंगे वो कर ला करके यहाँ पर जमा करेंगे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था थी महालवाड़ी। और आप देखते हैं समस्त महाल या ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व जमा कराने हेतु उत्तरदायी थे। यह प्रथा 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र व 1803 से 4 ईस्वी में मराठा क्षेत्रों में लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो बड़ी जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण है महालवाड़ी व्यवस्था आपके परीक्षा के दृष्टि से, तो इसको जान लीजिए। इसमें क्या था कि जो कर अभी तक किसान मतलब डायरेक्ट किसानों से कर अंग्रेज नहीं वसूलेंगे, जो भारत के ही होंगे और जो बड़े बड़े जमींदार होंगे या फिर गांव के मुखिया होंगे उन पर ये जिम्मा सौंपा जाएगा कि वो अपने इतने एरिया का जो है हमको कर ला करके देंगे, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्था की गई। तो ये थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। क्लियर। 7वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है भाई, तो यह व्यवस्था प्रमुख रूप से मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ हुई। और इस व्यवस्था में भूमि धारक को ही भूस्वामी मान करके उसके साथ भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण कर काबुलियत पर हस्ताक्षर करा लिए गए।
यहाँ किसानों ने 1/2 कर प्रदान करने की स्वीकृति दी, यानी कि लगभग 50%। और यह किसान व सरकारी कोष में सीधा समझौता था, मतलब किसान और सरकारी कोष में एक प्रकार सीधा समझौता था। और यह व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी कि महालबड़ी व्यवस्था के बाद आप देखते हैं ये व्यवस्था लागू की गई। इसमें क्या करते थे भाई, इसमें जो है प्रमुख रूप से मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों में ये चीज़ की गई और कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में खास करके यह व्यवस्था लागू की जाती रही, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, और इस व्यवस्था में जो भूमिधारक माने होता है जो भूमि के मालिक हैं, वो भूमिधारक को ही भूस्वामी मान करके उनके साथ भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण कर काबुलियत पर हस्ताक्षर करा लिया गया कि भाई इतना जो है आपको कर देना है, भूमि मालिक से डायरेक्ट अब सरकार का कल। वो था आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये क्लियर हो गई। और किसानों ने 1/2 फसल का कर प्रदान करने की स्वीकृति दी थी। क्लियर। और यह किसान व सरकारी कोष के बीच में सीधा समझौता था एक प्रकार से। तो ये थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया है। भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण के बारे में क्या जानते हैं भाई, ये प्रश्न आपसे पूछा है तो क्या बताओगे। पुनर्जागरण जो होता है दोबारा से जागना, ठीक है। क्योंकि भारत पहले से एक प्रकार से एक बड़ी सभ्यता थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, इसका पांव लड़खड़ाया, तो दोबारा से जो पुनर्जागरण हुआ कब हुआ। तो पुनर्जागरण भी आप देखते, पुनर्जागरण जो है वो किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घ काल के, दीर्घ मतलब लंबे समय के उपरांत फिर उन्नति के ओर बढ़ने की अवस्था का नाम होता है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद में जब देश उन्नति करने लगता है तो उसको पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है। और पुनर्जागरण को पुनरुद्धार जो है भी कहा जाता है, बौद्धिक आंदोलन भी कहा जाता है पुनर्जागरण को, सांस्कृतिक आंदोलन और नवजागरण, ये पुनर्जागरण को भी कहा जाता है। नवजागरण कहो, चाहे पुनरुद्धार कहो, चाहे बौद्धिक आंदोलन कहो, चाहे सांस्कृतिक आंदोलन कहो, ये पुनर्जागरण के ही अन्य नाम हैं। क्लियर। तो भारतीय साहित्य में आप मतलब भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी के, मतलब 19वीं शताब्दी जो है यानी कि 1800 के बाद की 19वीं शताब्दी वही है, 18वीं मतलब 19वीं सदी अत्यंत महत्वपूर्ण सदी है। और इसी समय आप देखते हैं भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन हुआ, जिसे भारतीय पुनरुद्धार या पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। और हिंदी साहित्य में भी आप देखते हैं मतलब पुनर्जागरण काल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय पुनर्जागरण काल में भारतीय मनीषियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मनीषी माने जो विद्वान लोग होते हैं उन्हीं को मनीषी बोला जाता है, जो खास करके शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचारों को, तर्क को देते हैं, वही। तो भारतीय मनीषी खास करके पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने सरलीकृत कर इन पहलुओं से भारतीयों को परिचित कराया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, M.G. रानाडे और स्वामी विवेकानंद, ये तमाम इन लोगों के प्रयत्न थे, जिसके कारण से भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। और इस तरह भारत में तेजी से पुनर्जागरण शुरू होता है। आप देखते हैं सामाजिक आंदोलन बहुत सारे हुए, राजा राम मोहन राय हुए, ठीक है, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जो है M.G. रानाडे हुए और स्वामी विवेकानंद हुए। तो आप सभी लोग जानते हैं इन सभी के नाम, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं खास करके। ठीक है, और इसके कारण से भारत में सुधार के काम किया है इन लोगों ने, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है आपका, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या है भाई। प्रार्थना समाज की बात की जाए तो ये ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव आप देखते हैं, ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। और इसके प्रमुख सदस्य आप देखते हैं न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे थे प्रार्थना समाज के, सर R.J. भंडारकर और नारायण चंद्रवारकर थे। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार, प्रार्थना समाज की स्थापना। तो इसके सदस्यों में 3 लोग, न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे, सर R.J. भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर, ठीक है, ये लोग शामिल थे। और खास करके प्रार्थना समाज जो है किससे प्रभावित है भाई, प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्रार्थना समाज के मुख्य रूप से 5 उद्देश्य भी थे। कौन कौन से उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था आपका अछूतोद्धार को प्रोत्साहन देना। अछूतोद्धार मतलब क्या होता है, यानी जो भारत में एक अछूतों वाली परंपरा थी उसको ख़त्म करना, यानी कि कौन जो है ये अछूत है, इनको नहीं छुएंगे, इनका छुआ पानी नहीं पिएंगे, ये चीज़ें होती हैं, तो उसको ख़त्म करने के प्रयास में, यानी अछूतोद्धार को प्रोत्साहन उद्देश्य था इसका प्रार्थना समाज का। दूसरा उद्देश्य था कि जाति प्रथा का बहिष्कार, यानी जो जाति प्रथा है भारत में, वो जाति प्रथा का बहिष्कार किया जाए, ये उद्देश्य था।
और तीसरा उद्देश्य था इसका कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। चौथा उद्देश्य था कि बाल विवाह का विरोध करना, ठीक है, और भी तमाम सारे उद्देश्य इसके रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, देखेंगे बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या है भाई? तो 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आप देखेंगे अरब निवासी थे अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि बहावी आंदोलन के प्रणेता, तो आप बताएंगे अब्दुल वहाब। उनके नेतृत्व में बहावी आंदोलन चलाया गया है अब्दुल वहाब के, और इस आंदोलन में इस्लाम की पवित्रता, ईश्वर की एकता और आप देखते हैं मनुष्य की जो समानता है उस पर विशेष बल दिया है। और भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार जो हुआ है रायबरेली के सैयद अहमद जो थे उन्होंने किया, और इस आंदोलन ने कुरान का पारसी में अनुवाद को भी सुलभ कराया। तो एक प्रकार से ये मुस्लिमों का एक प्रकार से जो सुधार था वो था बहावी आंदोलन, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ठीक है, मुस्लिम सुधार से। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें होती गई। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, 12वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 12वां प्रश्न आपका आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है भाई। तो चैतन्य महाप्रभु की बात की तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1485 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1485 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका भाई? किसका जन्म की बात कर रहे हूँ मैं? चैतन्य महाप्रभु जी के। ओके, 1485 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? नदिया में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार, नदिया एक स्थान है वहाँ पर हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में अपने इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने गृह त्याग करके भगवान भक्ति का आश्रय लिया, और ये कृष्ण भगवान के उपासक थे। इन्होंने जातिवाद का खंडन किया। इनके शिष्य हुए हैं हरिदास, ओके, जो अछूत ही थे एक। तो यानी इन्होंने क्या किया? जातिवाद का खंडन किया। अछूत वाली व्यवस्था को एक प्रकार से इन्होंने नहीं माना। आप देखते हैं बीच में आकर के थोड़ा सा ये अछूत अछूत का लफड़ा हुआ है, बाकी पहले ये नहीं था, ठीक है। आप देखें जब प्राचीन काल में जाएंगे तो ये अछूत वाला सिस्टम आपको नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बंगाल और बिहार में इनके उद्देश्यों उपदेशों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है चैतन्य महाप्रभु के। कहाँ कहाँ पर भाई? बंगाल में और बिहार में। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो एक प्रकार से जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा इनके उपदेशों का कहाँ पर? तो बंगाल और बिहार में पड़ा है। इनके शिष्य कौन थे भाई? तो हरिदास थे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 1485 में हुआ था, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु किस जाति के थे? तो ये ब्राह्मण परिवार के थे, क्लियर। और किस वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया? तो 24 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और ये चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? तो ये कृष्ण भगवान के भक्त थे, क्लियर। तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव एक ही प्रश्न से आपके बनते हैं। इसी प्रकार से हर एक प्रश्न, जितने प्रश्न मैं बताते चल रहा हूँ सारे प्रश्न लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके बन ही जा रहे हैं। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी अपना तैयार करते हुए चल सकते हैं। बाकी लिखित के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की है तो 1886 ईस्वी में मद्रास में अडियार नामक स्थान पर इसकी स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना बलोवत्स्की और कर्नल स्टीक अल्काट द्वारा की गई थी 1886 में। तो आपसे पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की? तो 1886 में की गई। आपसे पूछेगा किस स्थान पर? तो अडियार नामक स्थान पर। किसने करी? तो मैडम हेलेना पेट्रोवना बलोवत्स्की और कर्नल स्टील अल्काट महोदय ने की, ठीक है। 1889 ईस्वी में मिसेज एनी बेसेंट का इस सोसाइटी को सहयोग प्राप्त होता है। तो आपसे पूछेगा एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में सहयोग कब दिया? तो 1889 ईस्वी से देना प्रारंभ किया। और आप देखेंगे आगे आप लिख सकते हो कि वे एक आयरिश महिला थी। कौन? एनी बेसेंट जो थी ये एक आयरिश महिला थी और इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने? एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट के बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही एनी बेसेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है 14 नंबर, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन आप समझेंगे यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो यहाँ से अहमदिया आंदोलन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि अहमदिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो 1889 में प्रारंभ हुआ था। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिखित के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मिर्ज़ा मोहम्मद पाश्चात्य
जो मिर्ज़ा मोहम्मद थे यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये पाश्चात्य विचारधारा, थियोसॉफिकल दर्शन और हिंदुओं के सुधार आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे और वे इस्लाम को सरल बनाने के पक्ष में थे। और इस आंदोलन से अंधविश्वासों का त्याग, गैर मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का संदेश दिया गया। जो एक प्रकार से कुछ मुस्लिम लोग जो है कट्टरता की भावना को दिखाते थे, वहीं पर ये बताया कि भाई काफिर जो है इनको मारने वाली चीज़ नहीं है कि काफिर जहाँ मिले उनको मार दो। काफिर इज्जत करने वाली चीज़ है। भाई आपके दूसरे के धर्म है तो दूसरे धर्म की इज्जत करो, आपकी भी इज्जत होगी। यानी जब आप किसी की इज्जत करोगे तो वो भी आपको बदले में इज्जत देगा, लेकिन जब आप दगाबाजी करोगे तो आपके साथ भी दगाबाजी ही होगी। ठीक है। 15वां प्रश्न आप देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न आपका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछ सकता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था 1828 ईस्वी में, और इनकी खास करके बात की जाए महान समाज सुधारकों में गणना की जाती है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने सतत माने होता लगातार प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया 1856 में। आपसे पूछेगा किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विधवा विवाह संपन्न होता है। ठीक है। और उन्होंने तो आपसे पूछेगा पहला कानूनी विधवा विवाह कब संपन्न हुआ? तो 1856 में। किसकी देखरेख में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। क्लियर। और इन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का घोर विरोध किया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने नारी शिक्षा का समर्थन किया और 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी करवाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत बताएं। बुनियादी शिक्षा के बारे में बताऊं तो इसको किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके प्रमुख सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है जन साधारण की शिक्षा। पहला सिद्धांत कौन सा है? जन साधारण की शिक्षा। दूसरा सिद्धांत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। तीसरी है कि स्वावलंबी शिक्षा, ताकि बच्चों को स्वावलंबन का ज्ञान हो, अपने बारे में जानकारी हो सके। सामाजिक शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए बुनियादी शिक्षा में। शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत ये कहता है। इसके अलावा हस्तशिल्प की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी जी स्वीकार करते हैं बुनियादी शिक्षा में कि हस्तशिल्प यानी कि कुछ कला होनी चाहिए बच्चे के हाथ में। और शारीरिक श्रम का महत्व भी बताया है बुनियादी शिक्षा में। तो ये सारे सिद्धांत हैं, आपसे ये जरूर एग्जाम में पूछेगा, तो इसको एकदम से ध्यान रखेंगे। शिक्षा शास्त्र में भी यह प्रश्न आपका आता है और इसमें भी यह प्रश्न आपका आता है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों में जन साधारण की शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, हस्तशिल्प की शिक्षा और शारीरिक श्रम का महत्व, ये सब बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं। 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे वर्धा शिक्षा सम्मेलन। वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी गांधी जी से ही जुड़ा रहा है। 1937 ईस्वी में गांधी जी वर्धा में थे, जहां के मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह था। 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था यह रजत जयंती का समारोह। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था इस जो है जन्म जयंती के समारोह पर। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया, यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उसके सभापति थे गांधी जी, तो उन्होंने आयोजन किया। और इसी सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन इसी जो सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, इसी को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करी थी। और बेसिक शिक्षा के बारे में मैंने आपके सबक जो ऊपर बताया आपको, ये सारे सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने इसमें बताया था। तो क्लियर होगी बातें, आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है वुड का घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र की बात की है तो सन 1853 ईस्वी में कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। वुड के घोषणा पत्र में बातें बताई गई और इस विचार से प्रेरित होकर के पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति करी और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने के आदेश दिया। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने क्या किया कि 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र रख दिया गया। तो एक घोषणा पत्र था जो कि भारतीय शिक्षा से रिलेटेड है। ओके। और ये किसने? चार्ल्स वुड, चूंकि उस समय सभापति थे तो उन्हीं के नाम पर वुड घोषणा पत्र कहा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे चार्ल्स वुड, इसीलिए चूंकि उन्हीं के नाम पर, चूंकि सभापति थे तो उन्हीं के नाम पर एक घोषणा पत्र रखा गया। 19वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। भारत में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 7 साल से लेकर के 14 साल के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत भारत जैसे निर्धन और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध होती, यह उपयुक्ति जो है यह सिद्ध होती है। इसमें बालक विद्यालय में विभिन्न प्रयोगों को करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे और उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित होंगी उन्हीं से उनका समय पढ़ाई समस्त पढ़ाई का खर्च चलेगा। ये महात्मा गांधी जी की बात थी। इस तरह बालकों के जो है माता पिता उनकी पढ़ाई में खर्च करने से मुक्त हो रहेंगे। काका कालेलकर जो है इस संबंध में अपनी राय देते हैं। काका कालेलकर साहब कहते हैं कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक दी जानी चाहिए। ये काका कालेलकर ने कहा था। ठीक है, ये बात बताई थी इसके संदर्भ में बेसिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय का मतलब होता है, देखें, हार्टांग समिति कहती है अपव्यय के बारे में कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी कक्षा से हटा लेना होता है। यानी मान लेते हैं कोई बच्चा फेल हो गया या किन्हीं कारणों के वजह छोड़ दे तो वो चीज़ होती है आपकी अपव्यय। अवरोधन क्या होता है, अवरोधन से अभिप्राय किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना कि ये कक्षा 5 में थे और कक्षा 5 में एक प्रकार से फिर कक्षा 5 दोबारा पढ़े वो, तो वो होता है अवरोधन। अपव्यय माने होता है कि छूट ही जाए पढ़ाई, मान लेते हैं किसी कक्षा से हटा लेना कि भाई इस कक्षा में नहीं दूसरे कक्षा में पढ़ेगा ये, इस प्रकार से। तो ये अपव्यय और अवरोधन ये 2 शिक्षा की अलग चीज़ें होती हैं। हार्टंग समिति ने अपव्यय और अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया है और अंत में इनके निराकरण के लिए अपने सुझाव भी समिति में दिए हैं। अपव्यय और अवरोधन के सुझाव बताए हैं खास करके हार्टंग महोदय ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखिए। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी, तो अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का जो निर्माण हुआ था वो 1957 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बालक हैं सब बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की योजना थी और इसके लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि भी व्यय की गई कि ताकि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे फ्री में पढ़ सकें। आप देखते हैं प्राइमरी पाठशाला में फ्री में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई मिलती है। ये एक मौलिक अधिकार भी आपका है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भी है और ये प्रत्येक नागरिकों का माता पिता का उनके कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को कहाँ भेजें, पढ़ने के लिए भेजें स्कूल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे 21 के काम में मौलिक अधिकार में संकलित है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और अनुच्छेद 45 में शायद आप देखेंगे आपको मिलेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51 के काम में आप देखेंगे मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे छनाई यानी कि निस्यंदन सिद्धांत क्या है। निस्यंदन का अर्थ होता है छानना या छानना या छनना। मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपटीशन का जो पेपर होता है, आप देखते हैं एसएससी क्वेश्चन करवाती है, लाखों लड़के भरते लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लड़कों का ही जो है हो पाता, तो वो होता है छानने वाली विधि एक प्रकार से। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण से वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी और अतः उनसे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर जो है मैथ्यू कहते हैं कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जन साधारण तक पहुंचनी थी, लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए, ये अंग्रेजों ने कहा, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब उच्च वर्ग जो है पढ़ा लिखा हो जाएगा तो निम्न वर्गों को सिखा देगा या निम्न वर्ग उनसे सीख लेगा। ये वो लोग कहते थे। ठीक है, ये बड़ी एक प्रकार से इसी को कहते, क्योंकि उनके पास ये लोग सोचते थे कि भारत की शिक्षा पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। ठीक है, और इसीलिए छानने की विधि यानी कि निस्यंदन छनाई का सिद्धांत इन्होंने लाया इन लोगों ने। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय अधिनियम
भारतीय अधिनियम 1909 का, इसके बारे में आपको क्या पता, आपको ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रौलट एक्ट पारित किया और भारत में इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हुआ, मतलब खूब विरोध हुआ। और इस एक्ट में पुलिस के अधिकार में खास करके वृद्धि कर दी जाती है। वह किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है, रौलट एक्ट में कहा गया। और इसे आप देखते 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि भारत सरकार, मतलब इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान करी और देशव्यापी हड़ताल हुई कि मतलब, किंतु महात्मा गांधी, मतलब तमाम, मतलब किचलू एक व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, ये लोग गिरफ्तार हो गए इसी आंदोलन में। अनेक व्यक्ति मारे भी गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। नागरिकों ने भी व्यापक हिंसा का आश्रय लिया और गोलीकांड की निंदा हेतु जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग करी। और इस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में नागरिकों की हत्या जो है पुलिस के द्वारा कर दी गई। तो एक प्रकार से ये आपका है खास करके भारतीय अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हैं रौलट एक्ट वाला। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात की है तो महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। और उन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो आपसे ये प्रश्न बार बार पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी? 20 अगस्त 1828 में करी थी। कहाँ पर करी थी? कलकत्ता में करी थी। ठीक है। और उस समय तत्कालीन भारतीय समाज में जो तमाम सारी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने अपनी सतत प्रयत्नों से सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से बंद कराया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य किया। ठीक है। किसने? जो है राजा राम मोहन राय ने। 25वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपका है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की बात की है तो सांप्रदायिकता अपने समुदाय के विचार को कट्टरता के साथ पालन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता अर्थात इसका मतलब है सांप्रदायिकता संकीर्ण मनोवृत्ति से ग्रसित होती है, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के खिलाफ व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। एक समुदाय अथवा धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय अथवा धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आ रही बात है ना? बहुत सरल है। इसीलिए यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है सांप्रदायिकता, जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बना करके राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है, जो सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है सांप्रदायिकता में केवल नकारात्मक सकारात्मक चीज़ें भी होती है, लेकिन सांप्रदायिकता जो होती है वो धार्मिक चीज़ें होती है कि हमारा ही धर्म केवल रहेगा, आपका धर्म नहीं रहेगा। और सांप्रदायिकता का सबसे महत्वपूर्ण कारण, दो ही कारण आप मान सकते हो। एक तो जो है मुस्लिमों की कट्टरता और हिंदुओं की हिंदू राष्ट्र की कल्पना, ये भारत में सांप्रदायिकता का दो बहुत बड़े कारण है। और आप देखते हैं इसी प्रकार से और तमाम सारे कारण, एक तो राजनीतिक कारण ही तमाम सारा है। राजनीति के लोग आते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, टीवी पर बैठ करके तमाम प्रकार की बातों को बोलते हैं। इसके कारण से जो है हिंदू और मुस्लिम जो जनता है वो भड़क जाती है और वो समझती कि यही सारी दुनिया है। तो टीवी में जब डिबेट होता है, एक हिंदू बैठता है, एक मुस्लिम बैठता है, दोनों लड़ते हैं आपस में वहाँ पर टीवी पर और दिखाते हैं। तो ये एक प्रकार से आप देखते हैं, इससे लगता है कि भाई सारे हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो केवल चंद लोग ही लड़ते हैं। वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते हैं टीवी पर बैठ करके, उनको पैसा मिलता है टीवी पर बैठने का, वो उसी से कमाते हैं, तो उनका तो काम है। लेकिन हम लोग उसमें पीस जाते हैं थोड़ा सा घुन तरीके से, तो आपको पीसना नहीं उसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे भाई? बंगाल और बिहार में बहुत से अवकाश प्राप्त यूरोपियनों ने नील की खेती प्रारंभ कर दी और उनमें से कुछ अपनी भूमि पर खेती करते थे, तो कुछ किसानों की भूमि पर ठेके पर लेकर के किसानों की भूमि को उस पर काम करते थे। किसानों और मजदूरों ने उनका व्यवहार दासों जैसा था। किसानों और मजदूर, मतलब कि किसानों और मजदूरों से जो लोग करते थे यूरोपीय लोग, उन लोगों का जो व्यवहार था, किसानों को दास समझते थे, ऐसा व्यवहार मजदूरों को, और उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर वे किसानों की फसलों को जला देते थे, उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते थे और उनके पशुओं को छीन लेते थे। और इसके अलावा आप देखते विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, आप देखते हैं इन दो किसानों ने, कौन कौन? विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किसानों को संगठित करके खेती न करने के लिए तैयार किया और धीरे धीरे यह आंदोलन 12 गांवों में फैल जाता है। 1858 से लेकर के 1860 ईस्वी में यह कई जिलों में फैल गया
और ख़ास करके आप देखेंगे कि किसानों ने उस समय तक नील की खेती से इनकार कर दिया। जब तक उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक नील की खेती नहीं होगी। 1960 ईस्वी में सरकार ने एक आयोग के गठन की घोषणा की, परंतु उनकी सिफारिशें भी किसानों को स्वीकार नहीं हुई और नील की खेती बंगाल से नष्ट हो जाती इस प्रकार से। तो ये था एक प्रकार से खेती को लेकर के नील विद्रोह था, नील की खेती करने को लेकर के। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, चंपारण का सत्याग्रह। यूरोपीय चंपारण के नील उत्पादक कृषकों का शोषण करते थे। जो यूरोपीय हुआ करते थे वो चंपारण के जो नील उत्पादक यानी जो नील उत्पादित करने वाले जो कृषक थे उन लोगों का शोषण करते थे और 3 कठिया प्रणाली के तहत कृषकों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में जरूरी मनमानी कीमतों पर देनी पड़ती थी। किसान अपने अपमान और शोषण सहने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने उनके आंदोलन का संचालन किया और अहिंसात्मक आंदोलन मतलब असहयोग चलाने की शिक्षा दी। यह आंदोलन 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंततः इनको अपने आंदोलन में सफलता मिलती है। जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित करा और इस कानून के द्वारा नील उत्पादकों द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी गई और इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चंपारण का सत्याग्रह आपका हो गया। अगला प्रश्न आप देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा, ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा इन सभी आंदोलनों से लेकर के, चूंकि प्रश्न आपसे आता रहता है। देखिए खेड़ा आंदोलन जो है, ये खेड़ा जो है, खेड़ा के कृषकों ने, खेड़ा एक स्थान है तो वहाँ के कृषकों ने बम्बई सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन किया था। खेड़ा आंदोलन सूखे के कारण किसान मालगुजारी की माफ़ी की मांग कर रहे थे कि भाई सूखा पड़ा हुआ है और इसीलिए मालगुजारी की मांग कर रहे थे, परंतु सरकार इसको लेकर के इनके जो है चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करी और सरकार की हठधर्मिता देख करके गांधी जी ने किसानों से सत्याग्रह के लिए कहा और लगान न देने की घोषणा करी और यह आंदोलन 1919 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी और इस प्रकार से यह आंदोलन जो है समाप्त होता है। खेड़ा आंदोलन था ये। 29 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि 1935 का अधिनियम। देखिए भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है ये क्या है भाई। सन 1935 का भारत शासन अधिनियम काफ़ी लंबा और जटिल था। इसमें 321 धाराएं, 10 परिशिष्ट थे। यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू हुआ, जबकि पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन होते हैं, मतलब होने प्रारंभ हो गए। 1935 के अधिनियम से आप देखिए भारतीय संविधान बना, लागू हुआ तो लगभग 100 से अधिक धाराएं जो हैं इसमें 321 में से वो भारतीय संविधान में हूबहू उतार ली गई या फिर उनमें कुछ संशोधन करके अपने भारतीय संविधान में उसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार क्या है भाई, तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए 1909 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसको मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। 1909 ईस्वी का जो अधिनियम है उसको मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं और इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास पर आप देखते हैं बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा था। ठीक है, इसीलिए इसका बड़ा महत्व है मार्लेमेंटो सुधार का। 31 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बताने का प्रयास करेंगे भाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये 1505 ईस्वी में भारत में आता है। 1509 तक जो है एक प्रकार शासन रहता है इसका। उसके बाद में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आता है, 1509 से 1515 तक रहता है। ठीक है, ये लोग कौन है भाई, ये लोग आपके ये पुर्तगाली लोग हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रांसिस्को डी जो अल्मीडा है ये भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया था उसने, और कब नियुक्त किया गया था 1505 ईस्वी में, 1509 तक इसका शासन था। ठीक है, और यह मालाबार तट पर पहुंचने के साथ ही भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना का इतिहास आरंभ होता है इसी से। इसकी नीति को शांति जल की नीति भी कहा जाता है। तो आपसे पूछता है कि शांति जल की नीति अथवा नीले सागर की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी, किससे रिलेटेड है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से पुर्तगाली था। ठीक है, और इसका कहना था कि यह निश्चित रूप से जान लिया जाए कि जब तक हम समुद्र पर शक्तिशाली होंगे, मतलब हम समुद्र पर शक्तिशाली होंगे, भारत पर हमारा अधिकार रहेगा।
जब तक समुद्र पर हमारा शक्ति मतलब हम शासन करेंगे, समुद्र पर हमारा अधिकार रहेगा, तब तक भारत पर हम अधिकार कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो तटीय दुर्ग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहता था और खास करके इसने किया भी। अगला प्रश्न आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न आप देखिए, मुस्लिम लीग के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए, मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन की अंग्रेजों की नीति जब असफल हो जाती है तो सरकार ने भी भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बचाने के लिए प्रेरित किया तथा इसी उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थक ढाका में नवाब थे उस समय सलीमुल्लाह, उन्होंने दिसंबर 1906 ईस्वी को मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के समय ढाका में मुसलमानों का अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना तथा मुसलमानों के स्वार्थों की रक्षा करना था। नवाब सलीमुल्लाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय किया गया। ये मुस्लिम लीग जो थी एक प्रकार से कांग्रेस के विरोध में आई थी, ठीक है, कांग्रेस के विरोध के स्वरूप में इसका एक प्रकार से जन्म होता है मुस्लिम लीग का। और आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग कांग्रेस विरोधी भी थी और एक प्रकार से वो भी चाहती थी कि भारत जो है आज़ाद हो, लेकिन वो अंग्रेज़ों से मिल करके एक प्रकार से आज़ादी लेना चाहती थी, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके कि भाई तुम इतना लिए रहो, बस मेरा राज्य अलग कर दो, इस प्रकार की नीति अपनाने का प्रयास करते थे। आगे बढ़ते यहाँ पर और देख लीजिए, एक प्रश्न और आपका है, बड़ा प्रश्न, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ये प्रश्न आपका है कि भारत में पुर्तगाली शासन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखें, यद्यपि पुर्तगाली भारत में साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे, फिर भी उनके शासन का भारतीय इतिहास क्रम पर प्रभाव पड़ा था, जो कि निम्नलिखित है। क्या प्रभाव पड़ा भाई, जान लेते हैं पुर्तगालियों का भारत पर। पहला प्रभाव यह पड़ा कि पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलता से डच, फ्रेंच और अंग्रेजों के भारत में से व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। किसको? फ्रेंच को, डच को और अंग्रेजों को। पुर्तगालियों ने स्थानीय शासकों से युद्ध करके जिस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित की थी, इसका इन यूरोपीय लोगों का अनुसरण किया गया। यानी आप देखते हैं जब उन लोगों को पता चला भाई पुर्तगालियों ने जो है ये चीज़ कर ली, युद्ध जीत गए, तो इन लोगों को लगा कि हम भी जीत सकते हैं, अंग्रेजों को, फ्रेंच को, डचों को, ठीक है, ये प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण मालाबार तट पर छोटे छोटे राज्य बने रहे और उनका जमोरियन के नेतृत्व में एकीकरण नहीं हो पाया। जमोरियन चूंकि उस समय शासन था, मालाबार के तट पर कर रहा था, तो उसने छोटे छोटे राज्यों को एक प्रकार से एकत्र तो नहीं कर पाया, नेतृत्व नहीं कर पाया। तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि पुर्तगालियों ने भारतीय युद्ध में बंदूकों तथा तोपों का प्रयोग किया था और इसका भारतीय युद्ध प्रणाली पर प्रभाव पड़ा, ये भी एक प्रकार से प्रभाव पड़ा। इसके अलावा चौथा प्रभाव ये पड़ा कि पुर्तगालियों ने भारत तथा यूरोप के मध्य सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। इससे भारत की खोज करी थी और इससे भारत में यूरोपीय वस्तुओं के लिए भी बाजार बना था और बड़ी मात्रा में आप देखेंगे भारतीय वस्तुओं का यूरोप जाना संभव हो सका था। और आप देखते लगभग जो है बहुत ज़्यादा गुना मुनाफा भी ये लोग कमाते थे, जो है इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब ले जाते थे यहाँ से। अगला है, पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों की निश्चित सुरक्षा नीति आरंभ करी, जिसका अनुसरण बाद में यूरोपीय व्यापारियों ने किया। हिंद महासागर के व्यापार क्षेत्र का अन्वेषण भी किया था, जिससे इस क्षेत्र का व्यापक भौगोलिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो सका। इसके अलावा छठवां प्रभाव यह पड़ा कि पुर्तगालियों ने सामाजिक सुधारों, विशेष रूप से सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। यद्यपि इसमें अधिक सफलता इन लोगों को नहीं मिलती थी, पुर्तगालियों को नहीं मिली थी, तथापि इससे सामाजिक सुधारों के प्रति आवश्यकता को अनुभव किया गया। सातवां प्रभाव ये पड़ा भारत में कि पुर्तगीज मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू और मक्का लेकर के आए थे। पुर्तगाली लोग जो थे मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू और मक्का लेकर के भारत में आए थे। तो ये भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया कि मक्का और तंबाकू भारत में कौन लेकर के आया था, तो पुर्तगीज लेकर के आए थे। कहाँ से? तो मध्य अमेरिका से लेकर के आए थे, ठीक है। आठवां प्रभाव ये पड़ा भारत पर कि पुर्तगीज ने ही सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किन लोगों ने करी थी, तो पुर्तगीज ने करी थी। तो इस प्रकार से आपके ये महासंग्राम वीडियो था, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। और एक प्रकार से और एक मॉडल पेपर मैं एक दे दूंगा, बाकी एक मॉडल पेपर आपका अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप देख लेंगे, ठीक है। और राजा महेंद्र प्रताप का क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास आ चुका है, मैं उसको भी जल्दी सॉल्व करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका महासंग्राम वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।
निश्चित तौर पर आपको लगभग एक ही घंटे में बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को एकदम से आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तीव्र गति से मैंने हर एक चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, शिक्षा शास्त्र का जो मॉडल मतलब आपका क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया, लिखित वाला भी सॉल्व करवा दिया। प्लेलिस्ट में दोनों आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई पड़ जाएंगे। तो जिस भी विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देख ले और लिखित वाले लिखित वाला देख ले। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल पेपर सभी छात्र छात्राएं देखें, ताकि क्या होगा इससे कि ऑब्जेक्टिव से आप फैक्ट उठा लेंगे, यानी कि जानकारी प्राप्त होगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कब हुई, किस सन में, ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, फैक्ट चीज़ें, सत्य चीज़ें, और उन्हीं फैक्ट के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट अपना तैयार कर सकते हैं लिखित वाले में। ठीक है, तो एक प्रकार से ये मॉडल पेपर आप मतलब सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन का सॉल्व करवा दिया है। शिक्षा शास्त्र का महासंग्राम वीडियो क्लास हो चुकी है, इसको आप देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एजुकेशन का एक और आने वाला है जो है इसका दूसरा वाला, वो जल्दी आने वाला है, ओके, उसको देख लेंगे। इसके अलावा जियोग्राफी का भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, हिंदी साहित्य का भी सॉल्व करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिए करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मेहनत करके मैं सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी चीज़ों को देख लेंगे। प्लेलिस्ट में चूंकि सारे मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट जाकर के एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षा शास्त्र में आपको क्या पढ़ना था, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से परिप्रेक्ष्य यानी कि दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य मतलब शिक्षा की। ठीक है, शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य यानी आर्थिक परिप्रेक्ष्य। क्लियर, ये था आपका। क्लियर, और इसके अलावा आप जियोग्राफी में आपको इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट मानी आपका पर्यावरण, और क्लाइमेट चेंज माने जलवायु परिवर्तन, ये आपका पेपर का नाम है। तो ये पढ़ना था। सभी विश्वविद्यालयों का सेम ही सिलेबस है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।